कहता है रिलेशन है एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स है, कैसा है ध्यान से सुन लेना भाई। इधर कहता है एक्स स्क्वायर कैसा है कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और सॉरी लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और वहीं पे एक फंक्शन है 3x, ये सेम है, एक ही फंक्शन है, ध्यान रखना, इसको समझाऊंगा मैं आपको। और दूसरा x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो fx है फंक्शन, ये दो फंक्शन है। पहला फंक्शन तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन fx इज इक्वल टू, आपको ये वाला फंक्शन जब यूज करना है जब आपकी वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो, 0 या 0 से बड़ी हो। लेकिन अगर 3x यूज कर लेना अगर आपकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो, 10 या 10 से, एक जगह फंस सकता है बस यहाँ आंसर, जहां मैं इसको कह सकता हूं कि ये फंक्शन है या नहीं है। क्यों समझाऊंगा, पहले मैं आपको फिर से समझा देता हूं। फंक्शन किसे कहते हैं? जो डोमेन होती है और उसके बाद जो रेंज होती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक डोमेन है 1, तो इसका 1 का 2 आंसर हो सकता है डोमेन का। फिर ये डोमेन है 2, इसका आंसर भी 2 हो सकता है, लेकिन एक सिंगल डोमेन के 2 आंसर नहीं हो सकते, ध्यान रखना। मतलब एक x की वैल्यू डालो और उससे आंसर पहले कुछ और आ जाए और फिर दोबारा कुछ और आ जाए, ये नहीं हो सकता। दो अलग अलग डोमेन के सेम आंसर जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक डोमेन के 2 आंसर नहीं हो सकते। ये फंक्शन कहलाता है। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन नहीं है। तो आपने उसने पता है क्या कहा है? शो करो ये f वाला तो फंक्शन है, लेकिन जो आगे जाके g दे रखा है वो फंक्शन नहीं है। दूसरा वो g क्या दे रखा है? कहता है gx आपको बराबर दे रखा है, क्या क्या है? एक्स स्क्वायर जब x इज इक्वल टू 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये फंक्शन नहीं है, इसे शो करो, और ये फंक्शन है, इसे शो करो। इसे शो करना नहीं है, इसका फंक्शन क्यों नहीं है? मैं बस एक चीज बताता हूं, आप क्या चेक करो। आप दोनों में कॉमन चीज देखो। यहाँ क्या कह रहा है कि x ना 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। अच्छा एक चीज पे फोकस करो कि x 2 के बराबर है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, ये चीज बोल रहा है। और यहाँ भी तो यही चीज बोल रहा है कि आप x को 2 के बराबर रख सकते हो, क्योंकि लेस देन और इक्वल दोनों है, तो इसका मतलब इक्वल भी रख सकते हैं। x इक्वल है अगर 2 तो आप फंक्शन 3x यूज कर सकते हो। यानी कि आप x जब 2 के बराबर है तो x स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, और x जब 2 के बराबर है तो 3x भी यूज कर सकते हो। एक बार करके देख लेते हैं। लिख देता हूं कि सपोज x इज इक्वल टू 3, यानी कि डोमेन इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन fx मैं x स्क्वायर भी यूज कर सकता हूं और उसके मुताबिक दूसरा वाला gx लिखना बेटा, ऐसे fx नहीं gx, और यहाँ gx जिसे मैं यूज कर सकता हूँ 3x। दो फंक्शन अलग अलग यूज कर सकता हूँ एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ g x की जगह 2 बराबर में 2 का स्क्वायर, आंसर क्या होगा बेटा 4। डोमेन 2 डाली, आंसर क्या आया? रेंज 4। तो भैया अगर यहाँ पर भी आंसर 4 आना चाहिए। अगर 4 के अलावा कुछ आएगा तो मैं कहूंगा सेम डोमेन है और डिफरेंट रेंज है, इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ एट x इज इक्वल टू क्या डाल देता हूँ 2, है ना, तो gx इज इक्वल टू 3 इंटू 2, आंसर इज, मैं यहाँ कहूंगा कि दिस रिलेशन, जो क्या है रिलेशन gx इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 is the domain that has 2 different range 4 and 6. This is not a function. लेकिन अब यहां भी ये चीज चेक कर लो कि ये क्यों है। यहां अगर x की वैल्यू 3 हुई तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सही है। यहां 3 डालो, 3 इंटू 3 सेम आ, दिस विल बी अ फंक्शन, ये होगा फंक्शन, ठीक है ना। बोलना क्यों, ये फंक्शन क्यों है? एवरी
डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज, हर किसी की अपनी अपनी इमेज या रेंज है इसलिए फंक्शन, और ये नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लो इसको सही। कहता है अगर सेकंड क्वेश्चन है, इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको कहता है फाइंड, निकालो क्या, एफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। कुछ नहीं है, एफ 1.1 का मतलब क्या है कि एक्स की जगह यहाँ क्या पुट करो 1.1, तो यहाँ लिख दो एफ 1.1 बराबर 1.1 का स्क्वायर। बता सकते हो 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? 1.21, क्योंकि 11 है, 11 का क्या होता है 121, पॉइंट के बाद 2 नंबर ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ऐसे 12 का बताओगे, 1.2 का क्या होगा 1.44, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फंक्शन ऑफ 1 तो आप 1 का स्क्वायर कर दोगे 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ लिख दो एफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, एफ 1.1 की जगह ये 1.21 लिखना, माइनस फंक्शन ऑफ 1 की जगह 1, नीचे 1.1 में से 1 गया क्या होगा 0.1, ऊपर 1.21 में से 1 घटाओगे 0.21 बचेगा, नीचे 0.1 बचेगा, पॉइंट हटाओ नीचे 2 जीरो लगा दो, इधर पॉइंट हटाओ ऊपर 1 जीरो लगा दो, क्या बचा 21 बटे में 1 गुना में 10 बटे में 100। कोई दिक्कत यहाँ पे, 0 से 0 काट दो, आंसर 21 बटे 10, 0 हटा के पॉइंट लगा दो 2.1। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 0.21 है नीचे 0.1 है, इधर 2 जगह पॉइंट है, इधर 1 जगह पॉइंट है, एक जगह पॉइंट तो ये एक जगह पॉइंट काट देगा, तो अब ये एक जगह यहाँ नहीं एक जगह यहाँ रह जाएगा 2.1 यहाँ। और ये नहीं समझ में आए तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 1 जीरो, 0 से 0 काटी 1 बटे 10 बचेगा, 21 बटे 10 बचेगा, 0 हटा के फिर से पॉइंट लगा दो, खत्म। कुछ कर लो इस क्वेश्चन को। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स किस किस के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। डोमेन में तो क्या है, कुछ भी डाल दो तो आप लिख सकते हो रियल नंबर, लेकिन एक चीज का बस ध्यान रखना है, ये फ्रैक्शन में है, और कभी भी डोमेन डाल के आंसर 1/0 नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन ना बन जाए। कभी भी हम डोमेन ऐसा नहीं डालेंगे कि हमारा जो रेंज आए वो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाए। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा आंसर 0 ना आए, मेरा आंसर क्या ना आए। अभी ये ठीक नहीं है, इसको पहले ठीक कर लो। कैसे? 10th क्लास में सेकेंड चैप्टर मिडल टर्म स्प्लिट करते थे। आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, और इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कैसे, थोड़ा सा सोचो। डायरेक्ट मैं अगर करता हूँ तो ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। क्यों 2x को 1x में स्प्लिट कर दिया? क्योंकि यहाँ 1 होता, 1 1 जा 1, ऐसा नंबर चाहिए था जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आता, प्लस माइनस करके 2 आ जाता, यही है। और इसको अगर मैं और स्प्लिट करूँ आगे, तो आप देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसमें और इसमें कॉमन x आ जाएगा, इसकी जगह बचेगा x और इसकी जगह बचेगा 1 प्लस उस तरफ, तो यही बनेगा x प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि ये क्या बना, ये बना x प्लस 1 और फिर बना x प्लस 1। हालांकि इसका कोई काम भी नहीं है वैसे सच बताऊं तो, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी आ जाए, है ना। बाकी एक तरीके से क्या बन गया बेटा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। इसको ध्यान रखना, ये a प्लस बी का स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। इधर आओ, इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यहाँ कुछ नहीं है 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा 12 हो जाएगा। 1 और 12 के पाड़े में 12 आता है ना, 12 हो गया। 12 का नंबर सोचना है क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 और 2, 6 दूनी 12, और 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x चाहिए, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। इसको बनाओ, क्या बनेगा x इंटू एक्स माइनस 6। इसको बनाओ माइनस का साइन कॉमन लेके, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस का साइन चाहिए, और 2 का पाड़ा कॉमन ले लो, 2 का पाड़ा और माइनस का साइन, तो ये -2 पूरा कॉमन लोगे, क्या बच जाएगा x, और ये प्लस का 12 बेटा माइनस का रह जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, और 2 के पाड़े में 12 6 नंबर का आता है। एक फैक्टर बनेगा आपका x माइनस 2, एक फैक्टर बनेगा आपका x माइनस 6। अब इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या होगा। आप कहोगे भैया एक तो x प्लस 1 का स्क्वायर है, और भैया नीचे है x माइनस 2 और x माइनस 6। अगर मैं नीचे x की वैल्यू 2 डाल दूं,
तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 - 6 - 4 और 0 जब गुणा होगा -4 से तो कुल मिला के आंसर, यानी कि नीचे आंसर 2 नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 डाल दूंगा तो 6 - 6 ये 0 हो जाएगा और ये 6 - 2 4 होगा और फिर भी पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, मेरी जो डोमेन होनी चाहिए ऐसे लिखूंगा, एनी रियल नंबर बट -2 and 6 एक्सेप्ट 2 and 6। इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and, क्लियर है, कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, कहता है कि ना डोमेन और रेंज बताओ और एक रियल फंक्शन है और फंक्शन आपको ऐसे डिफाइन कर रखा है कि f(x) = रूट के अंदर x - 1 और आपको डोमेन और रेंज बतानी है इसकी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, मेरी बात ध्यान से समझो। सबसे पहले आप चेक करो कि इसमें मैं क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ और क्या क्या रेंज आ सकती है। बेटा रूट में कभी भी आ जाए ना, बस इतना समझ लो, कोई भी ऐसी वैल्यू डालूं जिससे रूट नेगेटिव ना बन जाए, कोई भी ऐसी वैल्यूज डालूं जिससे रूट नेगेटिव ना बने। यानी कि मैं यहाँ पर अगर 0 डाल देता हूँ x को अगर मैं 0 डाल देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 0 - 1 बराबर में क्या हो जाएगा, रूट में -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं x की वैल्यू 0 नहीं डाल सकता, मैं x की वैल्यू 1 डाल सकता हूँ। चेक करता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं 1 डालूंगा तो क्या होगा, 1 - 1 बराबर में रूट 0, जो कि 0 हो जाता है। यानी कि ये तो ठीक है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अगर मैं x की वैल्यू -1 डालू, 0 1 -1 -2 और 2 ट्राई कर लेना, -1 डालोगे -1 तो आंसर आपका हो जाएगा -2 और ये पॉसिबल नहीं होगा। बेटा आप चीज समझो, आप धीरे धीरे चीजें समझ रहे हो इसको देख के कि यहाँ पर x की वैल्यू ना 1 से तो छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 से छोटी हो गई तो 1 - 1, 1 से छोटी मतलब 0 हो गई, 0 फिर नेगेटिव हो गई। सब 1 से छोटे नंबर है, नंबर लाइन पे सारे छोटे। ये जैसे 1 यहाँ है तो 1 से छोटा 0 -1 -2, ये सारे नंबर 0 1 से छोटे हैं। इन सब में आप वैल्यूज पुट करोगे, आपका रूट या तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा हर केस में। इसका मतलब हम यहाँ पर जो डोमेन है, अब देखो हम समझ गए कि हम जो डोमेन है उसको अगर हम डालें तो हम डोमेन सबसे छोटी कौन सी डोमेन डाल सकते हैं, 1। तो डोमेन हमारी 1 होगी, क्लोज ब्रैकेट कर रहा हूं, है ना, यानी कि 1, ये ब्रैकेट दिखाता है कि 1 आ सकता है, 1 भी डालेगा और कॉमा में आंसर 1 के बाद देखो, अगर आप ट्राई करो, जैसे हमने 1 डाला, सबसे छोटा आंसर आया, उसके बाद अगर मैं 2 डाल के देखूं तो क्या होगा, रूट में 2 - 1 आंसर आ जाएगा, रूट में 1 जो कि 1 होता है। आगे जाके आप 3 डालोगे 1 से बड़ा तो क्या होगा, √3 - 1 √2। कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने आपको कंडीशन थोड़ी ना दी है, उसने आपको बोला थोड़ी ना है, रियल फंक्शन बोला है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आंसर आएगा और इसमें ओपन ब्रैकेट इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। डोमेन हमारी ये होगी, ये वैल्यूज हम डाल सकते हैं। अब मैटर करेगा बेटा आंसर क्या आ रहा है। तो आपने सबसे छोटी डोमेन 1 डाली, उसके बाद आपका सबसे छोटा आंसर क्या आया, उसके बाद आप 1 डालो और 2 डालो, आपने डोमेन 2 डाली, आंसर 1 आ रहा है। अब इसके बाद अगला आंसर, जैसे मान लो अगर आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 आंसर हो जाएगा √2, 1 से तो बड़ा ही है। फिर आप डाल दो 4 डाल दो तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 √3। यानी कि भैया हमारा आंसर रेंज सबसे छोटी 1 आ रही है, सॉरी सबसे छोटी 0 आ रही है, 0 के बाद फिर 1 आई, फिर √2 फिर √3। यानी कि रेंज हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, अब देखो रेंज लिखेंगे, रेंज हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, रेंज हमारी शुरू हो रही है 0 और कहाँ तक जा रही है, बस और कुछ नहीं। समझ में आया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था, समझ में आया, उतार लो। ध्यान से सुनना मेरी बात, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। बेटा देखो इसी टाइप के पेपरों में क्वेश्चन आएंगे, आप ये बात ध्यान रखना, इसी टाइप के। 5वां क्वेश्चन सेम वही, डोमेन और रेंज बताओ। इस बार जो हमारे पास फंक्शन है f(x) वो है मॉड्यूलस में x - 1 और हमें बतानी है डोमेन और हमें बतानी है रेंज, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, इस बार आपका मॉड्यूलस क्या है। मैं आपको मॉड्यूलस का मतलब बता चुका था ना, याद है कि भैया मॉड्यूलस का मतलब है अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो मॉड्यूलस के बाहर हो तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल आंसर है मॉड्यूलस में 1 हो तो बाहर आके आंसर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मैटर करता है डोमेन आप क्या डालोगे, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है, वहां तो रूट था, रूट नेगेटिव नंबर नहीं रहना चाहिए,
कुछ भी डाल दो, डोमेन एक्स है ना, कुछ भी डाल दो। तो बेटा डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। आप बताओ मुझे ऐसा कोई नंबर जो इसमें हम डाल नहीं सकते? आप ये कुछ भी डाल सकते हो। 1 डाल दो, 1 - 1 0, 2 डाल दो, चलो चेक करते आ जाओ। x की वैल्यू सबसे पहले हम 4 वैल्यू डालेंगे, 5 वैल्यू डालेंगे। x = 0, x = 1, x = -1, x = 2 और x = -2। थोड़ी थोड़ी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। x अगर 0 डालूंगा तो 0 - 1 मॉड्यूलस में आएगा बेटा -1, मॉड्यूलस के अंदर बाहर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाहर आपका आंसर 1 ही हो जाएगा। देखो दोबारा कर देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं x पुट कर रहा हूँ क्या 0, तो क्या हो रहा है मॉड्यूलस में 0 - 1, आंसर होगा मॉड्यूलस में -1 और बाहर आके क्या हो जाएगा 1। इसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 - 1 क्या हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर 0 और बाहर आके 0 ही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू इसके बाद क्या डालो -1, -1 क्या होगा बेटा माइनस का 2, बाहर आके क्या होगा 2, बिल्कुल सही। उसके बाद हम क्या डालते हैं 2 डाल देते हैं, 2 - 1 1 हो जाएगा, मॉड्यूलस के बाहर 1, -2 डाल देते हैं, -2 - 1 बराबर -3। भैया डोमेन कुछ भी डाल रहे लेकिन रेंज लिमिटेड आ रही है। बता सकते हो मेरे भाई क्या आ रही है रेंज को सोचो थोड़ा, क्या आ रही है रेंज? जीरो से लेके नेगेटिव नहीं आ रही, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। किस वजह से? मॉड्यूलस की वजह से। आओ मेरे भाई डोमेन कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी डाल दो। अब रेंज में आप क्या लिखोगे? देखो पता है कैसे, दो तरीके लिखने के, या तो ये भाषा लिख दो या वो ब्रैकेट बना दो। भाषा लिखोगे तो आप लिखना रेंज इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब पता है क्या है? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाले नहीं है रियल नंबर। रियल नंबर जो है, रेंज जो आ रही है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। और नेगेटिव जीरो क्या है? जीरो पॉजिटिव है? नहीं। जीरो नेगेटिव है? नहीं। जीरो तो जीरो है, तो जीरो भी इसके अंदर आ गया। क्यों? जीरो इज नॉट नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं, नॉन नेगेटिव मतलब बस नेगेटिव नहीं है, उसके अलावा सब है। तो उसके अलावा कौन बचा? जीरो बचा और पॉजिटिव बचा। या फिर बेटा ब्रैकेट में लिखोगे तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे भैया? जीरो भी आंसर आ सकता है और उससे लेके इन्फिनिटी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि एक फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा है आपको इस तरीके से x, x² अपॉन में 1 + x², और जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, क्योंकि आगे जाके बोला ना। और एक फंक्शन है r × r, रियल नंबर मतलब वही ऐसे, जब भी ऐसे बोला ना r × r तो समझ जाना कि ये बात हो रही है, ठीक है। आपको इसके बाद बोलता है बेटा इसकी ना रेंज बता दो, आपको बस रेंज बोलिए, रेंज पता लगानी है। बेटा आपको पता है दो फंक्शन होते हैं आपके पास, ऐसे x, y लिखा आता था, a, b लिखा आ जाए, है ना। तो आप क्या कहते थे भैया, ये हमारा जनरली हम इसकी एक वैल्यू, हम ये जो दूसरा फंक्शन होता था हमारा, जैसे मान लो a, b, तो पहले की हम कुछ वैल्यू मानते थे और फिर हमारे उससे दूसरा फंक्शन का आंसर आता था। तो यहाँ भी यही है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से। आप x की वैल्यू कुछ अज्यूम करोगे, वो आपका पहला होगा, और फिर वही x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे और आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ 1, ध्यान से देखना। तो आप कहोगे भैया आपने ये आपका एक तरीके से डोमेन हो गया, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो, और रेंज जो बनेगी इसकी वो बनेगी x² अपॉन में 1 + x², 1 अपॉन में 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2। आंसर इज 0.5। ठीक है भैया, x की वैल्यू 2 पुट कर ले, अच्छा 0 पुट कर देते हैं भैया, 0 ट्राई कर लेते हैं 0। अगर भैया 0 पुट करूंगा तो इस तरह ये मेरा डोमेन हो गया बेटा, ये डोमेन है, ध्यान रखना ये डोमेन जा रहा है, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा रेंज बन रहा है, ठीक है। ये डोमेन, ये रेंज। अब आओ इधर देखो, 0 + 1 + 0
ऊपर 0 नीचे 1, आंसर इज 0। ठीक। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं, क्योंकि मैंने आपको बोला 4 वैल्यू ट्राई करना, 4 5, क्या क्या हो जाएगा अब ध्यान से देखना। -1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस नीचे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आंसर इज 1/2। अरे 0.5 ही आ गया, दो अलग अलग वैल्यू सेम आंसर हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो उसने पूछा भी नहीं है ये चीज आपसे। अब x की वैल्यू बेटा हमने नेगेटिव पे डाली, 1 सब डाल के देखी, अब 2 डाल के देखते हैं। ठीक है, 2 डाल के देखोगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर 4 और नीचे 4 और 1 5, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ 0.8 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे ट्राई करें। -2 डालते, अब आपको पता है 1 डाला -1 डाला सेम आया, इसमें भी क्या आएगा आंसर? सेम ही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ये 4 हो जाएगा, और नीचे ये 1 प्लस 4, 4/5 बेटा क्या हो जाएगा? 0. रेंज पे फोकस करो, रेंज पे क्या होगी रेंज? रेंज होगी 0 से लेके, ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू होगी, बस यही तो करना है। यहां प्रॉब्लम पता है कब होती? अगर ये फंक्शन x अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाता, फिर आप पता है, और अगर डोमेन और रेंज दोनों निकालने के लिए बोल देता, तो आप कहते हैं भैया हम डोमेन ना 1 से बड़ी -1 से बड़ी नहीं डाल, 1 से छोटी नहीं डाल सकते, मतलब -2 नहीं डाल सकते, -3 नहीं डाल सकते हैं, कर सकते थे ऐसा? हो सकता था वो देखो ना बेटा, -2 डाल देते, 1 -1, बस अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ एक चीज नहीं डाल सकते थे, बाकी सब डाल सकते थे। सिर्फ एक चीज बता सकते हो? अगर सिर्फ ऐसा फंक्शन होता, एक चीज डाल सकते थे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते थे। बताऊं क्या? x की वैल्यू -1, उसके अलावा कुछ भी डाल सकते हो। कैसे? देखो, -1 अपॉन में 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा? -1 अपॉन में 1 प्लस -1, और नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बेटा कुछ भी डाल दो। अगर आप यहाँ 2 डाल देते, -2 डालते, तो आंसर हो जाता -1, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नेगेटिव आ जाए कोई दिक्कत, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ अच्छी चीज पता है क्या थी? कि नीचे क्या था? x का स्क्वायर, और स्क्वायर में आप नेगेटिव नंबर डालते, उसने पॉजिटिव हो जाना था, और पॉजिटिव हो जाना था तो इसका मतलब डोमेन रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए उसने डायरेक्ट आपको बोला कि सिर्फ रेंज निकाल दो भैया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, ये इसकी रेंज हो जाएगी। कर लो, ये आपको करना होता है, ध्यान रखना, ये आपको करना होता है। ठीक है, कर लो इसको। कहता है लेट f एंड g, f और g जो है ना वो फंक्शन है जो r टू r है, और डिफाइन कैसे कर रखा है कि जो fx फंक्शन है दैट इज x+1, और बेटा जो gx फंक्शन है दैट इज 2x-3। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोलता है, कहता है फाइंड f+g, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या? फंक्शन ऑफ f-g है, और थर्ड पार्ट क्या है? f/g है ना। तीनों पार्ट करना है, कुछ नहीं करना बेटा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट केस पे आओ, fx और gx फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ g है ना। एक तरीके से आपको करना क्या है, फंक्शन ये f+g लिखा है ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, फंक्शन f+g ना x के रिस्पेक्टिव में निकालना है ना। कभी भी ना ऐसे लिखा हो f+g, इसका मतलब f मतलब फंक्शन ऑफ x है ना, और ऐसे लिखा हो gx फंक्शन ऑफ gx, तो ये दोनों जो है ना f और g प्लस हो जाते हैं विद x के फंक्शन, अगर उनका वेरिएबल सेम है इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से हो जाता है, fx प्लस gx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f प्लस g x के रिस्पेक्टिव में। इस तरीके से इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ में देखो ये करना था ना मुझे, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ g, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ g करना था, तो उसे मैं f प्लस जी विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूँ, यानी कि fx प्लस gx मैं प्लस कर सकता हूँ अगर मुझे f प्लस जी निकालना है तो। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ x प्लस g जो है फंक्शन x का, उन दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ f प्लस जी विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस 1 है, और फंक्शन ऑफ दूसरा वाला gx 2x-3, इन दोनों को जोड़ना है। x और 2x 3x, 1 और -3 क्या हो जाएगा? 1 और -3 हो जाएगा -2। ये मेरा आंसर है, खत्म, बस इतना करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट है f माइनस जी, यानी कि वही फंक्शन ऑफ
एक्स माइनस जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहाँ पे एफ माइनस एफ, यहाँ एफ माइनस जी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ माइनस जी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको समझो, ये हो जाएगा एफ माइनस जी एक्स हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस वन, इसमें क्या करना है माइनस किसको, टू एक्स माइनस थ्री को, क्या होगा एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, वन और थ्री क्या हो जाएगा प्लस फोर, यानी कि बेटा ये फंक्शन हो जाएगा फोर माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे पीछे लिख दिया दोनों को, है ना। इसके बाद बेटा तीसरा वाला है जो एफ बाय जी होगा, ठीक है ना, एफ बाय जी उसने बोला है। एफ बाय जी मतलब ऐसा समझना फंक्शन ऑफ एक्स है ना, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स माइनस थ्री। तो अब आपको ये है ये फंक्शन, बस आप बस इसमें ध्यान रखना, ये चीज़ तो आप लिख देना, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें ठीक कर देना। क्या समझो, आपको पता ही है टू एक्स माइनस थ्री जो है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप कहना कि टू एक्स माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस थ्री को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा टू एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, एक्स को यहीं रखो इज इक्वल टू थ्री, टू को उधर ले जाओ, तो एक्स थ्री बाई टू नहीं होना चाहिए, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, क्यों समझो, अगर एक्स थ्री बाई टू हुआ, अगर एक्स थ्री बाई टू हुआ तो एक्स की जगह क्या लिख दोगे थ्री बाई टू माइनस थ्री, ऊपर 2 मिनट छोड़ दो, ऊपर भी लिखना है ऐसे छोड़ दो, ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा और नीचे जीरो। तो ये आप फंक्शन लिख तो रहे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस बात को कह देना ये टू एक्स माइनस थ्री जो है ना ये क्या नहीं होना चाहिए, और जीरो क्यों, जीरो कैसे होगा ये जब x की वैल्यू थ्री बाई, तो आप इसके आगे लिखना x इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई। फंक्शन ये तो है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। कर लो मेरे भाइयों, कोई दिक्कत। नंबर 8 ध्यान से सुनना, कहते हैं मान लो ये फंक्शन है, लेट f इज इक्वल टू 1,1 क्या क्या है वो, फिर 0, माइनस, फिर बस ये एक फंक्शन है। आपसे कहता है फंक्शन है z टू z, z टू z का मतलब बताओगे, इंटीजर टू इंटीजर, z मतलब इंटीजर होता था, ध्यान रखना ये चीजों का ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज जाओगे वरना। आपसे कहता है वो रिलेशन कैसा दिखा रखा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ए और बी कुछ इंटीजर थे, और किस तरीके से थे ए कॉमा बी, और आपको बोलता है कि ए और बी कुछ इंटीजर है, तो ए और बी की दोनों की वैल्यू बताओ। बेटा ये जो फंक्शन कभी ऐसे लिखा होता है ना, इसका मतलब समझो, आप बता सकते हो इसमें डोमेन कौन सी है, रेंज कौन सी होगी। डोमेन आप एक्स की वैल्यू डालोगे और रेंज जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, यानी कि एफ एक्स, एक्स जो आप पुट करते हो आपका डोमेन होता है, और जो आंसर आता है एफ एक्स वो आपका रेंज होता है। तो आप इस चीज से समझ रहे होगे, ये 1,1 है, इसका मतलब ये 1 आप वैल्यू पुट करोगे, और ये जो एफ एक्स है उसका आंसर है ये क्या है 1, क्योंकि उसने बोला है ना कि इसी के फंक्शन है ना। अगर ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं इस वाले में जो पहले 1 है इस x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा क्योंकि डोमेन है, और फिर आंसर मेरा क्या आएगा। तो बेटा कौन सा वैल्यू, अब देखो यहाँ तो आप बहुत सारी x और y की वैल्यू डाल सकते हो, कौन सी वैल्यू डालनी सही रहेगी, क्योंकि आप तो सारी डाल के सॉल्व कर सकते हो, कौन सी वैल्यू डालूं जिससे आंसर सही जल्दी आ जाए या बढ़िया हो जाए, ये वाले समझो क्यों। इसमें आपको पता है आप x की वैल्यू क्या डालने वाले हो 0, और जो y है यानी कि एफ एक्स फंक्शन वो आपका क्या आने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये है। तो अब आप फंक्शन लिखो, आपका फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब आपको समझेगा मैंने 0 क्यों डालनी प्रेफर करी, क्योंकि यहाँ कहीं भी 0 नहीं था, मैंने यहाँ क्यों प्रेफर करी समझना। एफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे -1, ए की जगह ए, एक्स की जगह क्या लिख दोगे है ना प्लस बी, ये क्या हो गया 0 प्लस बी बराबर माइनस। इससे ना बेटा अगर मान लो पिछले ये पुट करता तो यहाँ x की जगह 1 आता, बनता a प्लस बी बराबर 1, जिससे आपकी एक इक्वेशन बन जाती। यहाँ से मैंने डायरेक्ट किसका आंसर निकाल लिया b का। अब कहीं भी पुट कर दो किसी भी फंक्शन में, किसकी वैल्यू आ जाएगी a की आ जाएगी।
बी तो डायरेक्ट आ गया ना, कोई दिक्कत? बी तो आ गया डायरेक्ट। तो समझो, थोड़ा आपको स्मार्ट भी बनना है ना कि ये क्यों डायरेक्ट डाला, वरना आप कर बाकी भी हो जाएगा, बाकी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले इसमें कर लेना फिर इसमें कर लेना, इक्वेशन बनेगी ए और बी में, और फिर 10th क्लास को याद करो एलिमिनेशन मेथड, ए बी, फिर वो करना पड़ता। यार जल्दी हो गया आंसर, पेपर में नहीं आएगा अगर कहीं जीरो तो करना पड़ेगा फिर तो ऐसे। अब ये पुट कर दो, क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन था ए एक्स प्लस बी। अब आप लिख दो कि x की वैल्यू तो 1 पुट कर रहे हैं और एफ एक्स क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। इसके हिसाब से पहले वाला x का वैल्यू डोमेन, दूसरा वाला रेंज, तो एफ एक्स की जगह 1 लिख दो बराबर a, x की जगह भी 1 लिख दो प्लस b की जगह क्या लिखो, -1। अब आपके पास b भी आ चुका है, फिर आप यहाँ लिखो a 1 जा a ही हो जाएगा, -1 को उधर भेजो, -1 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, तो a2 आ गया, b -1, खत्म कर लो इसको, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आर, आर जो कैपिटल आर दे रखा है ना, जनरली हम उसको रियल नंबर समझ लेते हैं, लेकिन ये आर क्या दे रखा है, कहता है आर बी आ रिलेशन। आर मतलब आर क्या है, रिलेशन है, आर रिलेशन है, आर बी आ रिलेशन, यानी कि कभी भी आप आर पढ़ो तो उसको रिलेशन समझ जाना। और आपको पता है क्या कह रहा है, रिलेशन पता है कैसा है, एन टू एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन टू एन है। और रिलेशन कैसे दिखा रखा है, कहता है रिलेशन जो है ना वो ऐसा है भैया, ए और बी के बीच में, किसके बीच में है, ए और बी, यानी कि ए और बी आंसर आ रहा होगा डोमेन। जब भी कोई रिलेशन समझते हो ना, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज याद करो, सेकंड एक्सरसाइज वहां पे रिलेशन लिखते थे तो 2 नंबर हुआ करते थे, याद है, पहला दूसरा ऐसा। तो रिलेशन ए और बी है, और इस तरीके से है कि ए और बी जो है ना वो नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, हाँ वो तो सही बात है। और आपको कहता है कि एंड जो ए है ना दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो ए है वो बी स्क्वायर के बाद बराबर है, ये रिलेशन है। रिलेशन ये है, जैसे मान लो मैं कहूं, मान लो ए की वैल्यू 1 है, तो बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, तब वो रिलेशन बनेगा ए और बी का, क्योंकि ए जो है ना बी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। समझ रहे ये बात? यानी कि अगर मैं कहूं कि b अगर 2 है और a अगर 2 है, तो आप कहोगे भैया a तो 2 है लेकिन b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो ये 2 और 4 ऐसे बनेगा, है ना। लेकिन हम यहाँ देखें भैया, तो a जो है ना वो b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो a की वैल्यू 2 बन रही है, a की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए थी, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, और जो b स्क्वायर है वो भी क्या होना चाहिए था। तो आप इस चीज को समझो, इस चीज से कंफ्यूज मत होना, समझ रहे हो। अभी फिलहाल क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहला बेटा पता क्या कहता है, कहता है सबसे पहला पार्ट में कहता है ए कॉमा ए बिलोंग करता होगा रिलेशन से, रियल नंबर मत समझना, ए कॉमा ए इस रिलेशन से बिलोंग करता है, और किस तरीके से, फॉर ऑल जो ए है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है मान लो रिलेशन से, और वो इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई कर रहा है कि बी कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। थर्ड पार्ट ध्यान से समझना, ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, और बी कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन से, और वो इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई मतलब कि ये दोनों चीजें हैं, ये हैं और ये हैं, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई करता है कि ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। 3 पार्ट है, बड़े अच्छे हैं। आपको एक चीज समझाता हूँ, आप जब 12th में जाओगे तो 12th में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, और ये तीनों ही फंक्शन, जो तीनों ही रिलेशन, अभी तो उसने मुझे बोला है कि बेटा ट्रू बताओ, ट्रू है या फॉल्स है, ये सिचुएशन है या नहीं है। लेकिन अगर ये मान लो तीनों सिचुएशन ट्रू होती है ना बेटा, तो इन रिलेशनों के नाम होते हैं, जो मैं आपको 12th में कराऊंगा। 12th में समझेंगे हम ये चीज़ कि ये कौन कौन से टाइप के रिलेशन होते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव, रिलेटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सॉरी, इस तरीके के कुछ रिलेशन होते हैं। फिर हम सोच, अभी हमें वो काम नहीं करना, अभी तो हमें ये समझना है कि क्या ये सारी चीज़ें जिसने बोली है ये हमारा रिलेशन है बेटा, इस पे फोकस करना है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखो ए कॉमा बी है, इस तरीके से समझो। उसने ये नहीं बोला कि ए और बी बराबर है, उसने ये नहीं बोला ए और बी बराबर है, ये चीज समझो। उसने बोला ए बी के स्क्वायर के बराबर है।
तो अगर मैं मान लो a कॉमा बी है, तो अगर मैं a को 2 पुट करूं तो b जो है ना वो समझो, देखो ध्यान समझो, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और a कॉमा बी आपका रिलेशन है, और उसने यहाँ लिखा है a कॉमा ए बिलोंग करता है इसी रिलेशन से। ये a और बी स्क्वायर कैसे बराबर होंगे आप समझो। अगर मान लो a की वैल्यू 4 है तो b जो है ना वो 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए। ऐसी ऐसी कहानियां होनी चाहिए इस तरीके से a कॉमा बी। तो आप अगर यहां मैं कहूं तो आप कहोगे कि भैया a की वैल्यू क्या है, आप कहोगे भैया a की वैल्यू 4 है और b का स्क्वायर 4 है, b का स्क्वायर 4 है, लेकिन b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है। तो रिलेशन क्या बना, 4,2 बना, है ना। अगर मैं कहूं, ध्यान समझना, अगर मैं कहूं a 1 है मान लो और b भी 1 है मान लो, तो a किसके बराबर है, b के स्क्वायर के। तो a क्या है बेटा 1, b का स्क्वायर क्या है बराबर है, यानी कि ये तो हो सकता है 1,1 हो सकता है। अब मैं 2 और 2 का चेक करता हूं, मान लो a जो है ना 2 के बराबर है और b जो है वो भी 2 के बराबर है, तो आप कहोगे भैया a जो है ना दैट इज 2 और b का स्क्वायर तो भैया 4 हो जाएगा। ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये जो 2,4 आपने 2,2 आपने लिखा है, a 2 है और b 2 है, ये जो 2,2 आपने लिखा है ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन है कि a बराबर होना चाहिए b का स्क्वायर के, लेकिन ये तो नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहां a की वैल्यू 4 डाली और b की वैल्यू 2 डाली, और मैंने कहा कि चेक करो, तो आपने कहा a 4 है, b जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। भैया हाँ, 4 और 2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब इन केसेस को समझते हैं, अब आप केस को समझना। अब इस केस को समझो, पहले केस को। पहला कहता है कि मान लो a और a दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन से, और a जो है ना वो दिखा रहा है कि वो नेचुरल नंबर ही है। a और a इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ क्या देख रहे हो, a कॉमा b देख रहे हो ना। अब यहाँ इस b की जगह आप क्या लिखो, a कॉमा a, और आप जब लिख रहे हो तो आपको पता है कि a कॉमा b था और कंडीशन क्या थी कि a किसके बराबर है, b के। तो अब आप यहाँ क्या लिख रहे हो, a कॉमा a लिख रहे हो, तो इसका मतलब a किसके बराबर होगा, a के ही स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप a की वैल्यू कुछ भी बोलो, नेचुरल नंबर है, कुछ भी बोलो मेरे भाई, चलो 1 1 ठीक है, a की वैल्यू 1, तो यहां भी 1 है तो यहां भी क्या होगा 1। अब ये वाला 1 उसी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यहां आपने 1 लिखा और ये भी 1, 1 का स्क्वायर, 1 बराबर है 1। सही बात जा रही है, ये तो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक और वैल्यू ट्राई कर लेते हैं, 2 पुट कर लें, 2 पुट कर लेते हैं, चलो बेसिक चलते हैं। आप लिखना a कॉमा a है, ठीक है, और सच दैट a जो है ना दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। पहली जगह आप 2 लिखोगे और दूसरी जगह 2 का 2 इज इक्वल टू 4 नहीं होता। a कॉमा a जो हम देख रहे हैं कि वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, जो ये बोल रहा है, वो कंडीशन गलत हो गई। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में a कॉमा b में a b के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था। यहाँ b के स्क्वायर की जगह ठीक है आप a का स्क्वायर ही लिख रहे हो और ये तो बराबर हुआ नहीं, क्योंकि a कॉमा a बोला है, मतलब पहला नंबर जो a है दूसरा नंबर भी वही हो, पहला जो है दूसरा भी वही हो, तो वो एक केस में सही हुआ, पहला 1 दूसरा 1। लेकिन जब हम दोनों को 2 और 2 डाला तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। कंफ्यूजन हो सकती है, समझना इस चीज को मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं। अब एक बार फिर से समझो, जो a कॉमा a है इसका मतलब पहला जो एलिमेंट है दूसरा भी वही है, और a कॉमा a के हिसाब से a कॉमा b वाली कंडीशन के हिसाब से a स्क्वायर a इक्वल टू b स्क्वायर है, तो उस हिसाब से a जो है a के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपने a और a 1 और 1 माना, और 1 और 1 आप जब वैल्यू पुट करी तो आपने कहा भैया ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम हो सकती है। लेकिन हमने फिर एक और एग्जाम्पल ले लिया, हमने 2 डाला और दूसरी तरफ भी 2 डाला, हमने कहा चेक करो क्या अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, आप बोलो भैया नहीं कर रही, तो 2 और 2 क्या इस रिलेशन से बिलोंग कर सकते हैं, नहीं। इसने क्या बोला कि दोनों वैल्यू सेम होगी तो रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो आपने इसको ये बोलना है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R डज नॉट ट्रू फॉर ऑल, या फॉर ऑल वैल्यूज, हर वैल्यू के लिए ये सही नहीं है। 1 और 1 के लिए सही था, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। क्लियर है, इसका मतलब
कि a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? 2 और 2 वैल्यू ली, 3 और 3 ले लो, a की वैल्यू 3 और इधर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 और 9 दोनों अलग अलग नंबर बराबर नहीं है, इसका मतलब 3 और 3 इस रिलेशन में बिलोंग। अगर करते तो ट्रू हो जाता, तो ये सिचुएशन फॉल्स हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आया? सेकंड पार्ट देखो, कहता है मान लो ए और बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो इसका मतलब बी और ए भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं वैल्यू। ए और बी बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन से, ये उसने बोला है। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा, इस कंडीशन के हिसाब से ए किसके बराबर है? बी के स्क्वायर की। और इसका मतलब अगर ये हुआ तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये भी मान लें रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो उस हिसाब से बी किसके बराबर होना चाहिए? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब ध्यान समझना, बी जो है ए स्क्वायर के बराबर होगा। ए की वैल्यू आप पुट कर लो, मान लो ए आप मान लो 2, और मान लो चेक करते हैं, पहले हम ए की वैल्यू 2 मान लेते हैं, और बी की वैल्यू मान लो, मैं ए की वैल्यू 4 मान रहा हूं, बी की वैल्यू 2 मान लो। समझ रहे हैं ऐसा क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि जब मैं ऐसा पुट करूंगा तो मैं कहूंगा a इज 4 एंड b इज इक्वल टू 2, और मैं जब ट्राई करूंगा तो मैं देखूंगा a तो 4 आ ही रहा है, b जो है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 ही होगा, और 4 और 4 दोनों बराबर हैं, यानी कि वो 4 और 2 जो है ना वो इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अब सेम इसमें भी यही ट्राई करते हैं, क्योंकि कह रहा है कि अगर a भी बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब b और a भी बिलोंग करेंगे। a और b आपने यहाँ 4 और 2 माना, अब यहाँ पे इस हिसाब से इसी को क्या मान लो? b को क्या मानो? 2, a को क्या मानो? भाई जो यहां माना है वो यहीं तो मानोगे। अरे एग्जाम्पल लिया, a और b रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं ना, उसने कहा है कि इसका मतलब यह है कि b और a भी बिलोंग कर रहे हैं। a आपने क्या माना? 4, b क्या माना? तो इसका मतलब यहां 2 और 4 होना चाहिए ना। आ जाओ, b बराबर है 2, a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 2 16 के बराबर होगा। ये a और b इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन यही b और a इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे। पावर 4 टाइम्स हो रही है। पावर देखो ना, यहां तो बराबर बन गई, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, पावर उसकी भी 4 टाइम्स बन रही है कि नहीं? तो आप कहना कि जो b कॉमा a है डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। यहां आप लिखना, यहां आप ऐसे लिखना, अज्यूम कर रहे हैं दैट 4,2 belongs to relation। कैसे? a is equal to 4 and b is equal to 2 belongs to this relation। फिर आप ये चीज दिखाना, a is equal to b square, a is equal to a मतलब 4, b square मतलब 2 का स्क्वायर 4। satisfy the situation, satisfy the condition that a and comma b belongs to this relation। but when we take the same value in that case, so now the value of b is 2, now the value of b is 2, and now the value will be of a square will be 16, and this shows that 2 is not equal to 16। so in this situation we can say कि b और a doesn't belongs to relation। why it happens? because b is not getting equal to a square in this situation। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया 2 केस? तीसरे पे चलते हैं, आ जाओ। अब ध्यान समझना तीसरा केस क्या है। 2 केस समझ गए, अब तीसरा समझते हैं। तीसरा कहता है बेटा, मान लो ए बी जो है ना, अब ये कह रहा है कि ए और बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, और फिर कहता है बेटा बी और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से। तो कहता है बेटा इसका मतलब ये है कि यहां लिखा ए और सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये करते कि नहीं करते बताओ? अब देखो, ए और बी के लिए कोई एग्जाम्पल ले लो बेटा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए अज्यूम कर लो, यही केस अज्यूम कर लो। लेकिन थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी इसलिए, क्योंकि बताऊं क्यों होगी? क्योंकि बेटा यहाँ फिर b और c है, अब जो b की वैल्यू यहाँ ले रहे हो वही b की वैल्यू यहाँ लेनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा सा सोच के इसको पता है कैसे करो, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये इसने बोला है ना कि a और b किससे बिलोंग करते हैं? रिलेशन से बिलोंग करते हैं। a और b रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब a किसके बराबर है? b स्क्वायर के। इस कंडीशन पे आओ, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन पे आओ। आप कहोगे b और c बिलोंग करते हैं रिलेशन में, इसका मतलब b किसके बराबर है? c स्क्वायर के।
और इस कंडीशन के सही होने के लिए, इस कंडीशन के सही होने के लिए a किसके बराबर होना चाहिए? चेक करता हूं, a b स्क्वायर के बराबर है, a बराबर है b स्क्वायर के और b c स्क्वायर के बराबर है। मुझे कंपेयर करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए। मैं यहां से, ध्यान समझना, मैं यहां से b की वैल्यू निकालता हूं। देखो ध्यान से, a बराबर b स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेज दो, उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या आई? रूट a, और b किसके बराबर है? c स्क्वायर के। दोनों को कंपेयर करके इन दोनों को बराबर रखो। रूट a किसके बराबर आ रहा है? जबकि आना क्या चाहिए? अगर आपके मन में सवाल हो कि भैया a c के स्क्वायर के बराबर लाना है, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो? दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करोगे, ध्यान से देखना, रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a, c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c की पावर। तो a c के स्क्वायर तो बराबर आ नहीं रहा, a तो c के 4 बार बराबर आ रहा है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये सिचुएशन भी फॉल्स है, तीनों सिचुएशन फॉल्स है। एक बार अब लिखना कैसे है वो पार्ट बता देता हूं। जैसे मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में उसने मुझे क्या बोला है कि a कॉमा ए बिलोंग करता है रिलेशन से, और a जो है वो नेचुरल नंबर है, इस तरीके से उसने बोला है। कहता है ये चेक करो कि क्या ये सिचुएशन सही है या गलत है। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? हमारा रिलेशन है a कॉमा बी बिलोंग करता है, a कॉमा बी जो है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और सच दैट कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर है। और हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने a की वैल्यू ली 4 और b की वैल्यू ली 2। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो ये बात। तो आप यहाँ लिख देना, लेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2, एंड a की जगह 4, b इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज इक्वल टू 4 के बराबर आ रहा है। एक आप 1 और 1 का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये तो इस रिलेशन को समझाने के लिए, लेकिन मुझे अभी समझाना है ये फर्स्ट पार्ट। तो मैं इसको आपको समझाया थोड़ा सा, अब इस फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? a कॉमा ए बिलोंग करता है रिलेशन से, मुझे ये दिखाना है। इसका मतलब a जो है ना वो a स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, और a ही होना चाहिए। पहला नंबर जो है 2 ही दूसरा नंबर होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा लेट टेक a इज इक्वल टू 1, तो अपने आप ही दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और वो a के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। तो कंडीशन के हिसाब से मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहां तो ये सेटिस्फाई कर गई, बट अगर मैं एक और वैल्यू लूं a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो कि ये कंडीशन तो बराबर नहीं हुई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। यहां आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस डज नॉट satisfy that a is equal to a स्क्वायर, है ना? ये सेटिस्फाई नहीं करा इसने। इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, है ना? दिस रिलेशन या दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। हर वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, कुछ वैल्यूज के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए ठीक है, हर वैल्यूज के लिए सही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में इतना ही था। सेकेंड पार्ट आया, बोला ए बी से बिलोंग करता है, और ये बात ठीक है, उसने दे रखी है। तो कहता है ये इंप्लाई कर रहा है कि बी और ए भी बिलोंग करता है। ये इंप्लाई क्या कर रहा है? कि बी और ए भी बिलोंग करते हैं। तो आप इसको कैसे बोलना? आप इसको कहना कि ए बी से बिलोंग करता है रिलेशन से, इसका मतलब ए बी के बराबर है, ए बी के स्क्वायर के बराबर है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एंड फॉर, अगर आप चेक कर रहे हो कि बी और ए भी बिलोंग करता हो, तो b शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता, a की वैल्यू 1 डाल लो, 1, b की वैल्यू 1 डाल लो, ये उसमें हो जाएगा, लेकिन फिर 4 और 2 में नहीं होगा। तो आप यहां फिर लिखना वही, लेट टेक वही सेम एग्जांपल। नहीं तो आप इनको कंपेयर कर लो कि a b स्क्वायर से तो इक्वल है, लेकिन b a स्क्वायर के इक्वल नहीं है। या फिर आप वो एग्जांपल ही ले लो, लेट टेक a एंड b 4,2, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा इसका पड़ रहा है, और उस हिसाब से a मतलब 4 बराबर ये 2 का स्क्वायर, सेटिस्फाई द कंडीशन। ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अब हम इसको यह पुट करते हैं, b की वैल्यू हमने क्या मानी है? 2 मानी है, बराबर a की वैल्यू हमने क्या मानी है? 4, और ये क्या हुआ? 2 बराबर 4 का स्क्वायर 16।
बराबर नहीं आ रहा। आप चाहो, अगर आप चाहो तो इन्हीं से इसको कंपेयर कर सकते हो। कैसे, समझो, ए बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यहाँ ए की वैल्यू क्या डाल दो, ध्यान से देखना, यहाँ आप ए की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर है। आप देखो ए बी की बी स्क्वायर के बराबर है और बी ए के स्क्वायर के बराबर है। आप यहाँ इस ए स्क्वायर की वैल्यू ये डाल दो, क्योंकि आप जो भी यहाँ वैल्यू डाल रहे हो वो यहाँ डालोगे, तो यहाँ वो वैल्यू ऑलरेडी ए बी स्क्वायर के बराबर है। तो आप यहाँ ए की जगह बी स्क्वायर लिखो, तो बी तो लेफ्ट साइड में है ही ऑलरेडी, और यहाँ ए की जगह क्या डाल दोगे, तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर डाल दोगे और ऑलरेडी ऊपर उसके स्क्वायर है। क्या हुआ, बी किसके बराबर हुआ, बी की पावर 4, जो कि नहीं हो पाएगा। ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो। और फिर जब आप तीसरे पार्ट में आओगे, तीसरे पार्ट में आप एक एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो और बिना एग्जाम्पल के भी कर सकते हो। कैसे, ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लो आपको पता है ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, फिर बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो कहता है, इंप्लाई कर रहा है कि ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। इसके लिए ए बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इसके लिए बी सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और इसके लिए जो हमें प्रूव करना है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कैसे कर सकते हो, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके चल देते हैं। ए को मान रहा हूं 16, ठीक है, ए को मैं 16 मान रहा हूं, तो मुझे पता है ए किसके बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर के, तो ए की वैल्यू 16 है, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। क्या आप पीछे समझ रहे हो? तो मैं पहला रिलेशन दिखा रहा हूँ 16,4, ए और बी। मैं कह रहा हूँ लेट्स टेक ए इज इक्वल टू 16 एंड बी इज इक्वल टू 4। तो रिलेशन 16,4 बनेगा और 16 बराबर 4 का स्क्वायर के बराबर होगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें उसने बोल रखा है। बी और सी मानते हैं, तो बी ऑलरेडी अब क्या मान चुके आप, बी 4 मान रखे, तो बताओगे सी क्या मानू, 2। बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है ना बी जो भी है वो सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो सी उस हिसाब से 2 होगा। तो आप समझ रहे हो मैं 16 क्यों लिया यहाँ पर। सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में सी है, कि सी का स्क्वायर बी के बराबर है, और फिर जब बी का स्क्वायर करोगे वो ए के बराबर, इसलिए मैंने उल्टा चला। तो अब मैं यहाँ दिखाऊंगा कि बी सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 जो है बराबर होना चाहिए सी मतलब 2 के स्क्वायर के, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई है। अब इस हिसाब से ए और सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, तो ए क्या है आपके पास 16, सी क्या है आपके पास 2, सी आपने 2 माना ना यहाँ पे, तो उस हिसाब से ए सी का स्क्वायर चेक करते हैं। ए क्या है 16, सी क्या है 2 का, कितना हो जाएगा ये, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन कि a comma c does not belong to relation because the a value of a is not getting equal to the value or whole square of c, ठीक है ना। बस ये तो मैंने तीनों एग्जांपल लेके बताया आपको, और पिछले में थोड़ी स्टेटमेंट्स लिख के क्लियर है। एग्जांपल लेके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर ये बराबर हो जाती तो ये एक टाइप का रिलेशन बनता जो हम 12th में पढ़ेंगे। अगर ये बराबर हो जाती तो इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, और इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, और इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जहां पर दोनों की शक्ल सेम बराबर हो और रिलेशन को सेटिस्फाई करें। जहां पर उल्टा शीशा, जो ए कोमा बी हो तो वही बी कोमा है, और यहाँ ए कोमा बी है और फिर बी कोमा सी है, तो ए का सी से भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन हम 12th में पढ़ेंगे, यही आता है। हालांकि इसमें तो हमें एक क्वेश्चन करना है बेसिक, क्लियर है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, कह रहा है ए की वैल्यू ये रही, बी ये रहा, और एक हमने ये फंक्शन कुछ बना रखा है चीजें, ठीक है ना, दोनों के रिलेशन मान लो, फंक्शन मान लो। कहता है क्या ये जो फॉलोइंग चीजें हमने लिखी हुई हैं क्या ये सही है। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहता है कि एफ ना, ये जो एफ बना हुआ है ये एक रिलेशन है ए से बी, क्या ये बात सच है। और फंक्शन के लिए कहता है क्या ये ए से बी फंक्शन भी है। तो देखो ये जो चीजें लिखी हुई है ना, आप इसे आराम से ड्रॉ कर लो, कैसे, एरो डायग्राम बना के। तो इसको हम एरो डायग्राम बना के चेक करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एरो डायग्राम बना रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। एरो डायग्राम में है हमारे पास 1 2 3 4, और दूसरी तरफ हमारे पास जो एरो डायग्राम है उसके अंदर क्या क्या नंबर है, 1 5 9 11 15 16। और अब हम इसको चेक करेंगे, जैसे उसने बोला है 1 का 5 से बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 का 9 से बन रहा है, ठीक है। फिर 3 का 1 से बन रहा है, ओके। फिर इसके बाद 4 का 5 से बन रहा है, ओके। फिर इसके बाद 2 का 11 से बन रहा है,
ओके, अब फर्स्ट पार्ट में कहता है क्या ये रिलेशन है। तो देखो रिलेशन क्या होता था, समझो, रिलेशन सबसेट होता था भाई, इसका एक से एक का बनेगा, एक का 5 बनेगा, एक का 9 बनेगा, एक का 11 बनेगा, एक का 15, एक का 16, फिर दो का एक, सारे बनेंगे। तो रिलेशन तो एक बहुत बड़ी मतलब ये तो सारे जो भी हम इनके कॉम्बिनेशंस हैं, ये तो सबसेट बना रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब जो भी एक सेट बनेगा इन दोनों का आपस में कंबाइंड होके, ए का बी से, है ना, इस तरीके से वो जो भी बनेगा वो बहुत बड़ा, बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इसके, एक का एक से, एक का 5 से, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चेक करना है क्या एफ जो है वो ए से बी का रिलेशन है। तो देखो जो भी हमारी डोमेन है उसकी एक ना एक रेंज होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि वो रिपीटेड है या नहीं है ना। तो भाई एक का 5 से बन रहा है, 3 का फिर मतलब जितने भी है यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ रेंज तो आ रहा है। तो जो भी है हमारा ए, वो जो भी हमारा ये डोमेन है या जो भी हमारा फंक्शन है वो इस वाले एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, और ये जो भी हमारा दूसरा है ये वाला दूसरे वाले एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कहीं और से आ रहा हो। तो ये रिलेशन तो है, इट इज अ रिलेशन, बट ये फंक्शन है, ये बात चेक करनी है। तो फंक्शन के लिए हम क्या पढ़ते थे कि अलग अलग डोमेन का सेम रेंज हो सकता है। दो अलग डोमेन हुई, सेम रेंज हो सकता है, इट इज पॉसिबल, लेकिन एक ही डोमेन का दो रेंज नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर हम दो को देखेंगे तो दो की रेंज 9 भी है और दो की रेंज 11 भी है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज रिलेशन के लिए तो क्या है, जो भी एलिमेंट है, जो भी रिलेशन बना हुआ है, इसका फर्स्ट वाला जितना भी है 1 2 3 4 2 ये सब इसमें बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा वाला 5 9 1 4 5 11 वो सब इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो भैया रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, बस इसमें इतना ही करना था। चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पता क्या कहता है, कहता है ये जो एफ है ये मान लो सबसेट है, ये जो हम एफ देख रहे हैं कह रहा है ये सबसेट है। सबसेट जैसा जेड का रिलेशन जेड से, मतलब जेड क्रॉस जेड, मतलब पहले वाला भी इंटीजर होगा और दूसरे वाला भी इंटीजर, क्योंकि जेड का मतलब इंटीजर होता है। और उसको कैसे डिफाइन कर रखा है, जो एफ पूरा सबसेट जेड क्रॉस जेड दे रखा है, इसको कैसे डिफाइन कर रखा है, सच दैट ये हमारा एक पहला है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारी डोमेन होगी कहीं ना कहीं, और इसके बाद ये हमारी रेंज होगी। और आपको कहता है कि ए और बी दोनों ही इंटीजर है। तो भाई बोलता है आपको कि क्या ये फंक्शन है, ये चेक करो, ये सबसेट तो है, कह रहा है क्या ये फंक्शन है, ये चेक करो। फंक्शन चेक करने के लिए हमें तो बस एक ही चीज पता है कि अगर ए की डोमेन की दो रेंज आ जाए तो फंक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो हम इस तरफ रखेंगे हमारी डोमेन और इस तरफ निकालेंगे हमारी रेंज। डोमेन हमारी कैसे निकलेगी, डोमेन हमारी ए मल्टीप्लाई बी, क्योंकि ए भी लिखा हुआ है, और ये हमारी दूसरी वाली ए प्लस बी, ये हमारी रेंज होगी। अब इसमें मैटर करता है कि हम ये जो ए और बी हैं ये दोनों इंटीजर से ले रहे हैं, तो क्या क्या नंबर लेंगे, ये मैटर करता है। तो जैसे मान लो फर्स्ट वाले में हम जो ए और बी है उसको अज्यूम क्या करेंगे, ये भी मैटर करेगा मेरे भाइयों। जैसे मान लो हमने 0 अज्यूम कर लिया और उस तरफ हमने 0 अज्यूम कर लिया, चलो ठीक है। तो देखो 0 0 ले लिया, यानी कि ए और बी दोनों 0 ले लिए, 0 मल्टीप्लाई 0, और इधर क्या हो गया 0 प्लस 0, यानी कि इसका आंसर तो 0 आ गया और इसका आंसर भी 0 आ गया, यानी कि डोमेन और रेंज हमारी 0 और 0 बन गई है। एरो डायग्राम से भी समझ लेंगे। दूसरा, अब ए की वैल्यू कुछ भी डालो, देखो पॉइंट है कुछ भी डाल सकते हो आप। तो मैं ए की वैल्यू तो 0 ही डाल रहा हूँ, बी की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, तो दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, आपको पता है 0 मल्टीप्लाई 1 0 होगा, लेकिन 0 प्लस 1 आपको पता आंसर क्या हो जाएगा 1। अब आप देखो एक चीज दिख रही है, ये हमारी डोमेन है और डोमेन दोनों बार 0 है और दोनों की अलग अलग रेंज आ रही है। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन गलत प्रूव हो गया, फंक्शन तो नहीं है। एक और ट्राई कर लेते हैं, चलो 0 2 लिख दो उस बार, या 2 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 2 लिखो, 2 0 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूं मत सोचना कि ये दोनों सेम आएंगे ए से ए बी, यहाँ पे ए नहीं लिखा, ए और बी लिखा है। ए को कुछ और मान लो, बी को कुछ और मान लो, दोनों को सेम मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों रहेंगे इंटीजर, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा 0,2 है, 0,2 है तो क्या होगा, तो आप कहोगे भैया 0 मल्टीप्लाई 2 है तो आंसर तो फिर 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 आंसर तो यहाँ 2 आ जाएगा। भैया तीनों केस में सेम डोमेन रखी है, लेकिन रेंज कितनी अलग अलग आ रही है। जब एरो डायग्राम बनाओगे तो आप 0 बनाओगे और फिर 0 से आंसर 0 1 2, ए की डोमेन की कितनी सारी रेंज है, तो ये फंक्शन तो नहीं होने वाला। बस इसमें इतना ही करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कहता है कि सेट ए आपको दे रखा है, इसमें अंदर आपको एलिमेंट दे रखे हैं 9 10 11 12 13, और एक फंक्शन बना रहा है जो ए का नेचुरल नंबर से है, यानी कि यहाँ हमारी ए जो है ना वो एक तरीके से डोमेन है, और ये नेचुरल नंबर जो भी आएगी हमारी रेंज होगी। डोमेन हमारी यही होगी और रेंज जो भी आएगी वो नेचुरल नंबर में होगी। नेचुरल नंबर तो फिर कुछ भी हो सकता है।
तो रेंज से यहाँ फोकस नहीं है, यहाँ फोकस है कि डोमेन तो हमारी यही होनी चाहिए, है ना, ए से नेचुरल नंबर। और इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं एफ एन इज इक्वल टू, और क्या वैल्यू, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। यानी कि ये जो एफ एन है ना, ये एक तरीके से रेंज होती है। और रेंज कैसे आएगी, जो भी प्राइम फैक्टर होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा एन का, एन मतलब डोमेन का, डोमेन, ये स्मॉल एन है, ये नेचुरल नंबर वाला है, ये स्मॉल वैल्यूज वाला एन है, फंक्शन ऑफ एन ऐसा। तो ये आपकी रेंज है। और ये रेंज कैसे आएगी, जब आप एन मतलब जो आपका डोमेन है उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, डोमेन आपकी सारी ये है, इसका मतलब जो हमारा एन है, छोटा एन, वो बिलोंग करता है ए से, और ए के एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो स्मॉल एन है ये बिलोंग करता है इस ए से। और हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी रेंज निकालनी है, क्योंकि आंसर में देखो ये क्या बोला, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि हमें ये यही निकालना है एफ एन। और एफ एन कैसे निकलेगा, रेंज कैसे निकलेगी, जो भी आपका एन है, एन मतलब ये जो नंबर है, इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, जैसे 9 है हमारे पास, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। 3 के टेबल में 9 नंबर पे, 3 के टेबल में 1 नंबर पे, सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ गया। इसके बाद जैसे 10 है, 10 को आप 2 के टेबल से करोगे फिर 5 आएगा, 5 को 5 के टेबल से 1 नंबर पे, तो यहाँ से आंसर आपका 5 आएगा। इसके बाद आपका 11 है, तो 11 से तो भैया 11 ही प्राइम नंबर होता है, तो 11 आपका यहाँ से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया। फिर आप 12 को करोगे, 2 के पाड़े में 6 नंबर पे, 2 के पाड़े में 3 नंबर पे, और 3 के पाड़े में 1 नंबर पे, यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका 3 आया। फिर इसके बाद हमारा 13 है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, 13 से ही होगा, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका 13 है। तो ये जितने भी हैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, दीज आर द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे आपका ये डोमेन है और ये आपकी रेंज है, और यही हमें निकालनी थी। इन सबको ऐसे लिख देना कि रेंज ऑफ फंक्शन है ना, ऑफ फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू 3, 5, 3, अब 3 2 बार है तो 3, 5 और 11, 13, 3, 5, 11, 13, ये हमारी रेंज है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे के चैप्टरों पे चलेंगे।